औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेस सब्जुडाइज, जिसे स्टे ऑफ सूट भी कहा जाता है, और ये हमारे CPC 1908 का एक अहम सेक्शन है। इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन शामिल होती हैं और क्या कंडीशंस इसके अंदर शामिल होंगी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा केस है वो रेस सब्जुडाइज है और कोर्ट को इसके ऊपर स्टे दे देना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दीज कंडीशंस। In order that the provisions of section 10 be applicable, 5 condition must be fulfilled। यानी कि ये 5 किस्म की कंडीशंस हैं कि अगर ये हमारे सूट में पाई जाएंगी तो हमारा सूट रेस सब्जुडाइज कहलाएगा। नंबर 1, द मैटर इन इशू इन बोथ द सूट्स मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली द सेम। अब यहाँ पर बोथ सूट से क्या मुराद है? इसमें यह चीज़ है कि एक सूट जो कि फॉर्मल जो है वो फ़ाइल किया गया था और फिर उसी नेचर का सेम सूट जो है वो सेकंड दफ़ा भी फ़ाइल कर दिया जाए। तो अब दोनों सूट्स की फ़ाइलिंग के अंदर इशू ये हुआ है कि जो मैटर इन इशू है वो उन दोनों के अंदर या तो डायरेक्टली सेम है या फिर ये भी हो सकता है सब्सटेंशली, यानी कि इनडायरेक्टली सेम ऐड कर दिया गया है। और अगर दो सूट एक ही इशू के फ़ाइल कर दिए जाएँ तो वो रेस सब्जुडाइज की एक कंडीशन बनती है। The previously instituted suit must be pending in a court of competent jurisdiction। अब जो आपका प्रीवियस सूट है वो अभी पेंडिंग है कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट के अंदर, और आपने उसकी पेंडेंसी के ड्यूरेशन के दरमियान ही एक नया सूट फाइल कर दिया वही उसी नेचर का कि इस इल्तवा से बचा जा सके। लेकिन अगर आपका सूट ऑलरेडी इन स्टे है तो आपने उसी प्रोसीडिंग्स का वेट करना है, ना कि उस सूट को कहीं और ले जाके फाइल कर देना है। द कोर्ट बिफोर विच द प्रीवियस सूट इज़ पेंडिंग मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट द रिलीफ इन सब्सिक्वेंट सूट। अब जो आपने पहले सूट फाइल किया है, जिस कोर्ट में किया है, वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की थी और वही सेम कोर्ट कॉम्पिटेंसी रखती है आपका सब्सिक्वेंट सूट सुनने का भी। तो दोनों सूट्स की डायरी के अंदर या उनकी जो है फाइलिंग के अंदर एक ही कोर्ट कॉम्पिटेंट थी और नेक्स्ट भी वही कोर्ट सुनेगी। तो क्या ये हो सकता है कि एक ही तरह के दो सूट एक ही कॉम्पिटेंट अदालत में चल सकें? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। बोथ द सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यह है कि पहला सूट जो आपने फ़ाइल किया था उसकी पार्टीज़ भी वही थी और आपने जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया उसकी भी पार्टीज़ और रिप्रेजेंटेटिव एक जैसे हैं। तो ये भी रेस सब्जुडाइज की एक कंडीशन होगी। द पार्टीज़ मस्ट बी लिटिगेटिंग इन बोथ द सूट्स अंडर द सेम टाइटल। और इवन के जो पार्टीज़ जिनका बयान है पहले सूट के अंदर दूसरे सूट के अंदर, वो एक ही टाइटल के अंडर रहते हुए जो है वो सूट फाइल कर रही हैं। In all the conditions aforesaid are fulfilled, it is mandatory upon the court trying the subsequently suit to stay proceedings in the suit. An application for stay should be heard and determined at the earliest. Where all situations are not strictly fulfilled, the suit may, for the end of justice, be stayed under section 151, or trial of the two suits may be consolidated. The suit, however, cannot be dismissed। अच्छा जी, अब इसकी जो पूरी एसेंस है वो इस आपको पैराग्राफ में मिल जाएगी। उसमें क्या चीज़ आ रही है कि ये अगर आपने रेस सब्जुडाइज का जो सेक्शन है उसको डेवलप करना है, या ये समझते हैं कि स्टे ऑफ सूट होना चाहिए या रेस सब्जुडाइज के सारी कंडीशंस पूरी हों, तो ये ऑल कंडीशंस उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए और फिर दो जो सूट्स हैं वो रनिंग करने चाहिए। ठीक है, अगर एक सूट है दूसरा सूट रनिंग नहीं कर रहा तो रेस सब्जुडाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो क्या है कि वो कंडीशंस जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं सारी फुलफिल्ड होनी चाहिए, और सब्सिक्वेंटली सूट के अंदर कोर्ट ये जब देखेगी कि ये सारी शराइत पूरी हो रही हैं तो वो इसे स्टे कर देगी। क्या इसका तरीक़ाकार होगा? एन एप्लीकेशन फॉर स्टे शुड बी हर्ड एंड डिटरमाइंड एट द अर्लीस्ट। अब ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि जो एप्लीकेशन फॉर स्टे है ये अर्लीस्ट स्टेज पे हो सकती है या किसी भी स्टेज पर हो सकती है, तो हमने अपने माइंड में रखना है कि ये अर्लीस्ट स्टेज पर होनी चाहिए। Where all situations are not strictly fulfilled, the suit may, for the ends of justice, be stayed under section 151। अब अगर सूरत हाल इस तरह की है कि जो सारी सिचुएशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही, तो फिर इसके अंदर जो
कोर्ट है वो 151 अब यानी कि अपनी इनहेरेंट पावर्स को मद्देनज़र रखते हुए इसे स्टे कर देगी, और ट्रायल ऑफ द टू सूट्स में बी कंसोलिडेटेड, और इन दोनों सूट्स का जो ट्रायल है वो कंसोलिडेट करेगी, लेकिन इस सूट को डिसमिस नहीं किया जाएगा। अब इसके ऊपर कमेंट्री क्या बनती है कि हमारा ये जो सेक्शन है ये क्यों डेवलप्ड हुआ, इसकी क्या रीज़न थी, तो वो हमने देखना है। द ऑब्जेक्ट of the rule contained in section 10 is to prevent courts of concurrent jurisdiction from simultaneously entertaining and adjudicating upon two parallel litigations in respect of the same matters in issue। अब इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि जुरिस्डिक्शन जो कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है, कहने का मकसद ये है कि एक ही नोयत के दो मुकदमात एक अदालत में चल रहे हों और फिर उस अदालत का एक ही किस्म के मुकदमात के ऊपर जो है वो वक्त ज़ाया हो, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये आप ये समझ लें कि अदालत के लिए एक तख़ीरी हरबा हो सकता है या अदालत का वक्त ज़ाया होगा। तो इस प्रैक्टिस को कंडेम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए तरीक़ाकार जो है वो यूज़ किया गया। द पॉलिसी ऑफ लॉ इज़ टू कन्फाइन द पार्टीज़ टू वन सूट, दस obviating the possibility of contradictory adjudication with regard to the same matter in issue। कि अब ये क्यों आयद किया गया और ये तरीक़ाकार क्यों इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर तो एडजुडिकेशन फ़र्क हैं तो उनको तो मद्देनज़र रखा जाएगा, लेकिन अगर वो एक जैसी हैं फिर उसे कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। दैट्स वाई ये पॉलिसी इख्तियार की गई लॉ की तरफ से। सेक्शन 10 codified the principles of res sub judice, while section 11 reiterates the applicability of the rule of res judicata। तो ये इसके अंदर जो है वो फ़र्क आ जाता है और ये चीज़ें हैं जो इसके अंदर डिस्कशनेबल थी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।